नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में जो एक टॉपिक है लिनार्ड एंड हॉलवेज एक्सपेरिमेंट। अब इसमें क्या करना है, हमें दो ग्राफ बनाने सिंपली। कौन सी करंट? फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच में दो ग्राफ हमें बनाने। यही इस लिनार्ड एंड हॉलवेज एक्सपेरिमेंट का इम्पोर्टेंस है, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रेस्पेक्ट में बनाए जाते हैं दोनों ग्राफ। ठीक है, दोनों ग्राफ किस किस में है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट में और दूसरा किस में? पोटेंशियल डिफरेंस में। दोनों ही ग्राफ, बस डिफरेंस क्या होगा, जब दोनों ग्राफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में बनाने, जैसा कि यहाँ पर नज़र आ रहा है, अभी बनाएंगे कैसा ग्राफ बनेगा। तो एक हेडिंग है वेरिएबल इंटेंसिटी बट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। इंटेंसिटी को वेरिएबल करना है तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, और दूसरे केस में इंटेंसिटी को फिक्स कर देंगे और फ्रीक्वेंसी को बदलते जाएंगे। ये काम हमें करना है। इसी तरह से हमें दोनों ग्राफ बनाने हैं। तो देखिए डायग्राम में सबसे पहले क्या है, ये डायग्राम है, इसमें देखिए क्या क्या है। सबसे पहले ये जो बड़ा वाला एक कैप्सूल जैसा शेप नज़र आ रहा है आपको, इसको कहते हैं वैक्यूम चैम्बर, इवैक्यूएटेड चैम्बर। इसके अंदर एक भी पार्टिकल एयर का नहीं है, ये पूरा वैक्यूम है। यहाँ पर एक ओपनिंग है, ये एक ओपनिंग है लाइट के आने के लिए, फोटॉन्स यहाँ से अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दो प्लेट लगी हैं चैम्बर के अंदर। एक प्लेट ये है P1 प्लेट और एक ये दूसरी प्लेट है P2, दोनों मेटल की बनी हुई हैं, सेम मेटल की ये प्लेट है। इनके ऊपर ये फोटोन आएंगे, स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, जो ग्राफ बनाने वाले हैं वो ग्राफ हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट की रीडिंग देने वाला है और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए फोटो का होना जरूरी है। फोटो का मतलब लाइट, फोटॉन्स एनर्जी लेकर के आएंगे, उस एनर्जी को वो यहाँ पर प्लेट को ले जाकर हिट करेंगे, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी। फिर इलेक्ट्रॉन्स उस प्लेट से बाहर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। बाहर आने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास और एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है, उससे वो मूवमेंट भी कर सकते हैं। ये सारा काम इसके अंदर होने वाला है। इसी के बिहाफ पर हमारे दोनों ग्राफ बनने वाले हैं। ठीक है, इनको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो लिनार्ड एंड हॉलवेज एक्सपेरिमेंट में हम देखने वाले हैं। आगे देखिए, ये एक टॉगल एक्शन स्विच है, टॉगल स्विच। इसमें 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, 4 टर्मिनल है। ये जो दिखाई दे रहा है प्लेट से ऐसे, ये कनेक्टिंग वायर है, ये भी कनेक्टिंग वायर है, ये सब कनेक्टिंग वायर है। यहाँ पर ये माइक्रो एमीटर एक लगाया है हमने, ये जितनी भी करंट आएगी, ठीक है, उस करंट को ये बता देगा कितनी करंट है। माइक्रोमीटर का यूज़ ये है, उस करंट के बिहाफ पर जितनी वोल्टेज बन रही है, अगर उसे आपको चेक करना है तो यहाँ पर एक पैरेलल में वोल्ट मीटर भी हम लगा सकते हैं। ये वोल्ट मीटर है। टॉगल स्विच को देखिए, टॉगल स्विच के साथ पहले यहाँ पर ये एक बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ये रियोस्टेट एक लगा है यहाँ पर, और ये एक ब्रिज वायर की ब्रिजिंग हुई है ऐसे। अब टॉगल स्विच का यूज़ क्या है, देखिए टॉगल स्विच का यूज़ ये है कि एक टाइम पर ये जो पॉइंट है या तो यहाँ पर कनेक्ट होगा ऐसे, जब ये टर्मिनल यहाँ कनेक्ट होगा तो ये वाला टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट होगा। ठीक है, ये बात देख लीजिए। उसके बाद या फिर अगर आपने इस टॉगल का यूज़ किया आपने, जैसे मेन स्विच आप देखते हैं आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का मेन बोर्ड होता है, मेन स्विच लगा रहता है जिसे आप अप डाउन करते हैं, बीच में रखते हैं, वैसा ही है। तो फेज चेंज करने के लिए फेज चेंजर जैसा ये काम करता है। तो या तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, या फिर ये वाला पॉइंट यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, या फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा। इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए दोनों में कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। अभी इस केस में ये जो प्लेट है, प्लेट P2, इसका पोटेंशियल हमें, क्योंकि ग्राफ किस में बनाना है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में, पोटेंशियल डिफरेंस में। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हमें 0 करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को प्लस करना है, पॉजिटिव में इंक्रीज करना है, निगेटिव में इंक्रीज करना है। पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव में इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस में इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। ये सारा काम हमें करने के लिए इस बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, टॉगल स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, और उस वोल्टेज को कम और ज़्यादा वेरी कराने के लिए रियोस्टेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर ये इस तरह से कनेक्टेड है तो ये वाली प्लेट P2, ये ऐसे वायर आया, यहाँ आ गया, ये कनेक्टेड नहीं है, ब्रिजिंग है, ये यहाँ आया, टॉगल स्विच से होते हुए इधर आ गया,
अभी जो प्लेट P2 है पॉजिटिवली कनेक्टेड है। अगर प्लेट P2 पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्टेड है तो प्लेट P1 निगेटिव से कनेक्ट होती होगी। ये देखिए, ये वायर ऐसे आ रहा है, ये वायर ऐसे गया, ब्रिज के ऊपर से होके आया, रियोस्टेट से गया और रियोस्टेट के बाद निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। यानी कि प्लेट P1 इस टाइम पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अभी जो टॉगल स्विच का हमने कनेक्शन दिया है उसमें प्लेट P1 नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और प्लेट P2 पॉजिटिव से कनेक्टेड है। जब ऐसा हो जाएगा तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो रियोस्टेट से जैसे हम कम ज़्यादा करेंगे तो हम प्लेट P2 के पॉजिटिव पोटेंशियल को कम और ज़्यादा करेंगे। बैटरी का अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो उस 12 वोल्ट को हम 0 से लेके +12 तक ले जा सकते हैं, 0 +1 +2 +3 +4 ऐसे करके। ये इसका मीनिंग ये है। दूसरी बात देखिए, अगर ये टॉगल स्विच इस तरह से ना कनेक्ट होकर ऐसे कनेक्टेड है तब देखिए प्लेट P1 कनेक्टेड विद पॉजिटिव, पहले नेगेटिव थी अब ये पॉजिटिव हो गई, और प्लेट P2 का वायर ये आया ऐसे आ गया, फिर उसके बाद ब्रिज से होकर रियोस्टेट से आ गया, निगेटिव हो गया। यानी कि अब प्लेट P2 है निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के, तो ये 12 वोल्ट का जो पोटेंशियल यहाँ से बैटरी से मिल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, अब इस 12 को ये निगेटिव में यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में प्लेट को सप्लाई कर सकता है और उस 12 को हम इस रियोस्टेट की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि इस 12 को अब हम 0 से निगेटिव में इंक्रीज कर सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -12। ये इस टॉगल स्विच एक्शन का यूज है कि टॉगल स्विच क्यों लगाया जाता है कि हम बैटरी से आने वाली वोल्टेज को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज सर्किट में भेज सके एज पर आवर कन्वीनियंस। अब क्या कन्वीनियंस है प्लेट P2 के पास, हमें क्या ऐसा करना है जिससे कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस को प्लस में भी इंक्रीज करना है, माइनस में भी इंक्रीज करना है। ठीक है, ग्राफ बनाना ही तो समझ में आ गया, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस क्या है अब इसकी वर्किंग को ध्यान से समझिए तो फिर हमारा ग्राफ इजीली ड्रॉ हो जाएगा। देखिए आगे क्या करना है। सबसे पहले फोटॉन्स यहाँ से आते हैं। एक फोटॉन के पास h न्यू एनर्जी होती है, फोटॉन के पास जो एनर्जी होती है वो होती है h न्यू। याद कर लीजिए, फोटॉन के पास जो एनर्जी है वो है h न्यू। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, h प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.6 10⁻³ 34 जूल सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी जिस भी कलर का फोटोन आप यूज़ कर रहे हैं, येलो, वॉयलेट, इंडिगो, कोई भी कलर आप यूज़ कर रहे हैं उस कलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो, तो h × न्यू आप करोगे तो आपको उस फोटोन की एनर्जी पता चल जाएगी कितनी एनर्जी है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स की भी बात हो रही है। जब ये फोटोन उस एनर्जी को लेके आएगा, प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करेगा, प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और जंप आउट होके बाहर आ जाएंगे, और बाहर आने के बाद वो मूव भी कर सकते हैं अगर उनके पास एनर्जी है, और अगर एनर्जी है नहीं, जंप होने में ही सारी खर्च हो गई है, तो वो आकर बस बैठ जाएंगे एक जगह। ठीक, कोई उन्हें खींच के पकड़ के अपने पास बुला ले वो अलग बात है। ये सारी बातें आपको ध्यान से नोटिस करते जाना है कि कैसे कैसे वर्किंग इसकी हो रही है, तभी आप ग्राफ को ठीक से ड्रॉ कर पाओगे, अदरवाइज कंफ्यूज रहोगे। ग्राफ तो आप ड्रॉ कर लोगे लेकिन कंफ्यूज रहोगे, आपको उसका मीनिंग समझ नहीं आएगा कि कैसे बना दिया मैंने ये ग्राफ। अब देखिए आगे, तो एक तो फोटोन का हो गया कि h न्यू एनर्जी है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है उसे भी याद रखिए, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है EV। E है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जिसकी वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और जिस भी वोल्टेज पर वो मूव कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी आप प्रोवाइड करा रहे हो, तो वो एनर्जी E × V से आपको मिलेगी। ये फॉर्मूला कहाँ से मिला है, ये हमें टर्म 1 में चैप्टर नंबर 1 में आपने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में। वहाँ पर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन स्टार्टिंग से आप पढ़ते आ रहे हैं, V = W/Q0, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, एनर्जी से रिप्लेस हो गया। Q0 चार्ज हमारा 1 कूलम नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उसका सिंबल है E, स्मॉल e, तो ये हो गया E = E × V। इसलिए इलेक्ट्रॉन के पास ये एनर्जी होती है, फोटोन के पास ये एनर्जी। याद रखिएगा दोनों बातें
कि इलेक्ट्रॉन के पास एच न्यू एनर्जी नहीं है, एच न्यू एनर्जी फोटोन के पास है, लाइट के पास, लाइट के जो क्वांटा हैं, पैकेट्स हैं, उनके पास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, E/V, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। अब आगे देखिए, ये फोटोन यहाँ से एनर्जी लेकर आता है, एनर्जी लेके प्लेट को देता है P1 को। प्लेट P1 के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस फोटोन से, जितने भी फोटोन सामने से आ रहे हैं उनसे वो एनर्जी रिसीव करते हैं। एनर्जी रिसीव करने के बाद अगर उनके पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाती है इलेक्ट्रॉन के पास, तो वो जंप होके बाहर आते हैं। अब ये सफिशिएंट होती है नहीं होती है, हम कैसे कह रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि किसी भी मेटल की सरफेस का एक वर्क फंक्शन होता है, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसे यूज़ करके वो जंप करके प्लेट से बाहर आएगा, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। जैसे कि सपोज करिए कि एक कॉपर की प्लेट है और उसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कॉपर की प्लेट के पास बहुत सारे हो सकते हैं नंबर में, सपोज करिए 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए मिनिमम 10 जूल का रिक्वायरमेंट है, 10 जूल रिक्वायरमेंट है। आपने एक ऐसा फोटोन भेजा जिसके पास 5 जूल एनर्जी है, तो वो 5 जूल एनर्जी अगर उस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसे बाहर आने के लिए चाहिए 10 जूल। बाहर आने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है 10 जूल, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। ये बात याद रखिए, हर मेटल का फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बाहर आने का ये वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, वेरी करता है। ये किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, ये तो हो गया वर्क फंक्शन। अब इसी में आप ये ध्यान रखिए कि अगर फोटोन कम एनर्जी लेके आ रहा है वर्क फंक्शन से, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकते। अगर फोटोन 10 जूल ही लेकर आ जाए तो पॉसिबिलिटी है कि 10 जूल इलेक्ट्रॉन को मिली और वो इलेक्ट्रॉन बस उस 10 जूल लेके जंप होके बाहर आ गया, जंप करके बाहर आ गया। ये केस हो सकता है। सारे इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। अभी इसको भी देखिए कि इसमें क्या है। तीसरा केस ये हो सकता है कि अगर फोटोन के पास उसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी है, यानी कि 15 जूल एनर्जी है सपोज, तो 15 जूल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, 10 जूल से बाहर आ जाएगा, 5 जूल से बची एनर्जी उसके पास रहेगी। उस एनर्जी से वो काम कर सकता है, वर्क कर सकता है। क्या वर्क कर सकता है? वो सामने वाली प्लेट की तरफ मूव कर सकता है, बस यही काम ये कर सकता है और कोई वर्क नहीं कर सकता जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अब इसको देखिए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर आ गए, ये एरो लगा देते हैं। इनकी टेंडेंसी है कि प्लेट से अभी बाहर निकले, तो ये अपना सर्किट कंप्लीट करने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल ढूंढते हैं। ठीक, अभी इन्हें पॉजिटिव तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, इनको सामने प्लेट दिखाई देती है कि चलो यहीं चलते हैं। ये प्लेट P2 तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उसको समझने के लिए जो वर्क फंक्शन की स्टडी है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे ये सरफेस है, जिससे आपको समझ में आ जाए, ये कॉपर का सरफेस हमने लिया, सपोज कॉपर की कोई प्लेट है, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो फोटोन आ रहा है वो एच न्यू एनर्जी लेके आ रहा है। ये एनर्जी है 20 जूल। ध्यान से समझिएगा इस बात को, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि आगे इस स्टडी का यूज़ होने वाला है इस ग्राफ में। तो जो वर्क फंक्शन है, सपोज वर्क फंक्शन हमने यहाँ पर इस जो पीस हमने यूज़ किया है, वो वर्क फंक्शन है। सपोज वर्क फंक्शन का सिंबल भी होता है फाई नॉट या फिर W0 भी लिखते हैं बहुत सारे राइटर्स, बुक राइटर्स। तो इसमें सपोज कि वर्क फंक्शन है इसके पास 10 जूल। नंबर याद रखिए, नंबर में समझने में इजी होता है। 10 जूल इसका वर्क फंक्शन है। आपने फोटोन भेजा, वो फोटोन 20 जूल एनर्जी लेके आया, 20 जूल एनर्जी लाकर इसने इलेक्ट्रॉन को दी। अब इलेक्ट्रॉन एक बिल्कुल यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक बहुत पीछे है। तो आप ऐसा समझिए कि एक क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, या एक रूम के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं, ऐसा अज्यूम कर लीजिए। उस रूम में कुछ लोग बिल्कुल डोर के पास बैठे हैं, कुछ लोग बिल्कुल पीछे बैठे हैं। तो अगर जैसे ही सबको बाहर जाने के लिए बोला जाएगा कि गेट खुल गया, अब आप बाहर जा सकते हैं, सही है, जैसे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो सबसे पहले जो गेट के पास वाला बच्चा है या गेट के पास जो पर्सन बैठा हुआ है, अगर आप अज्यूम कर रहे हैं, तो वो कम से कम एनर्जी यूज़ करेगा, बस एक स्टेप ही तो बाहर निकालना है, बाहर आ गया। जबकि जो पीछे बैठा हुआ है उसे पहले गेट तक चल के आना पड़ेगा,
तब वो बाहर निकल सकता है। यानी कि गेट तक चल के आने में उसकी एनर्जी कुछ लूज़ होगी और उसके बाद बाकी बची एनर्जी अगर वर्क फंक्शन के बराबर है तो बाहर जा सकता है, या उससे ज़्यादा है तो बाहर जा सकता है, अदरवाइज़ वो अंदर ही रह जाएगा। ये बात ध्यान रख लीजिए बिल्कुल। अब देखिए 20 जूल वाला फोटोन आया, इस इलेक्ट्रॉन को इसने दे दी एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन जंप होके बाहर आ गया, 10 जूल इसका खर्च हो गया जंप होने में, ये खर्च हो गया, 10 जूल बाकी बचा इस इलेक्ट्रॉन के पास। तो इस 10 जूल से ये मूव कर सकता है, चल सकता है। यानी कि इस एनर्जी को ये अगर चलेगा तो कौन सी एनर्जी में बदल देगा, काइनेटिक एनर्जी में बदल सकता है। दूसरा एग्जाम्पल इसी के अंदर समझ लीजिए ध्यान से, ये वर्क फंक्शन की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यही फोटोन है, लेकिन जैसे यहाँ पर स्ट्राइक किया से यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, पीछे मिला। सबसे पीछे वाला इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से यहाँ तक चल के आएगा। जब ये यहाँ से यहाँ तक चल के आएगा तो सपोज करिए कि यहाँ से यहाँ तक चलने में इसके पास 5 जूल एनर्जी का लॉस हो गया, खर्च हो गई, 20 मिली, 5 लॉस हो गई, 15 बाकी बची। उसमें से 10 जूल जंप होने में आउट हो गई, वर्क फंक्शन यूज़ करके जंप करना है, 20 मिली, 5 से चल के आया गेट तक, फिर बाहर निकला, 5 + 10 15 जूल खर्च हो गया। इस इलेक्ट्रॉन के पास बची है 5 जूल एनर्जी, बाहर ये भी आ गया, ये भी मूव कर सकता है। अब आप मुझे बताइए इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से कौन सा फास्ट मूव कर सकता है या कौन सा स्लो मूव कर सकता है? तो आपका आंसर होगा जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है वो ज़्यादा फास्ट मूव कर सकता है, और जिसके पास कम एनर्जी है वो स्लो मूव करेगा। सिंपल सी बात है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन सबसे फास्ट मूव करेगा और ये स्लो होगा, कंपेरेटिवली सबसे स्लो होगा, क्योंकि सबसे पीछे वाले के साथ ये स्टडी है। बीच में कोई इलेक्ट्रॉन था, उसे 20 जूल मिला, वो बस यहाँ से यहाँ तक आया, 2 जूल खर्च हुई, 10 जूल से बाहर आ गया, 2 और 10 12, 8 जूल इसके पास भी बची। तो उसके पास जो स्पीड होगी इन दोनों के बीच में कोई नंबर पड़ेगा। ये अगर 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएगा जिसके पास 8 जूल बचेगी, उसके पास जो स्पीड होगी वो 10 और 50 के बीच वाली कोई वैल्यू होगी, 20 30 कुछ भी हो सकती है, ऐसा अज्यूम कर लीजिए। तो ये चीज़ याद रखिए कि सबसे फास्ट वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो बाहर आने के बाद मूव कर सकता है, जो बिल्कुल गेट पर एकदम रेडी है कि बस फोटोन आए, स्ट्राइक करे और उतनी एनर्जी उस फोटोन के पास हो कि जितना वर्क फंक्शन है बस जंप किया और बाहर। उसके बाद जो एनर्जी बाकी बच रही, सबसे ज़्यादा एनर्जी उसी के पास बाकी बचेगी, क्योंकि उसे कहीं से कहीं भी अंदर से चल के नहीं आना, एनर्जी का लॉस नहीं करना है, उसे जंप करने में बस वर्क फंक्शन के बराबर ही एनर्जी को यूज़ करके बाहर आना है, और उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी बचेगी। सबसे फास्ट वो मूव कर सकता है, सबसे फास्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। बाकी इलेक्ट्रॉन जो पीछे पीछे हैं, ठीक है, गेट से काफ़ी पीछे हैं, उनके कंपेरेटिवली स्पीड भी कम होगी, उनके पास एनर्जी भी कम होगी। और कुछ केसेस ऐसे भी होंगे कि जिन इलेक्ट्रॉन के पास कि वो अंदर है उन्हें 20 जूल एनर्जी मिली और वो अंदर कोलिजन भी होता रहता है इलेक्ट्रॉन्स का, जो अंदर रहते हैं आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं, तो कोलिजन भी हो रहा है, सब हो रहा है। तो उसमें क्या है कि वो जैसे तैसे करके लड़ झगड़ के बाकी इलेक्ट्रॉन से उतने में ही उसकी एनर्जी जो है पूरी की पूरी 15 जूल लॉस हो गई, 20 मिली, 15 जूल अंदर ही खर्च हो गई। अब वो गेट तक जैसे तैसे पहुंचा है, 5 जूल बाकी है। जंप होने के लिए कितनी चाहिए? मैंडेटरी कंडीशन है, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी नहीं होगी, बाहर नहीं आ सकता। 15 अंदर ही खर्च हो गई, हीट बना दी उसने इधर उधर कोलाइड करके, और बाकी बची 5। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएगा, है ना। तो कोई इलेक्ट्रॉन कुछ बाहर नहीं भी आ पाते हैं, जो बाहर आते हैं उनके पास एनर्जी में वेरिएशन होते हैं, कम ज़्यादा एनर्जी होती है, स्पीड में वेरिएशन होते हैं, कम ज़्यादा होती है। किसी किसी इलेक्ट्रॉन के पास 0 स्पीड भी होती है, 0 एनर्जी भी होती है। वो कैसे होती है कि जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन को 20 जूल मिला और वो गेट तक आते आते उसके अंदर 10 जूल खर्च हो गई, 10 जूल अंदर खर्च हो गई, बाहर निकला 10 जूल और खर्च हो गई। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास मूव करने के लिए एनर्जी नहीं है, तो ये जंप करके बस बैठा रहेगा। तो सारी बातें समझ में आ गई आपको। फोटॉन्स आएंगे, एनर्जी देंगे प्लेट के ऊपर, प्लेट के पास, प्लेट मेटल की बनी है, उसके पास बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स में से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सबके पास सेम एनर्जी हो, सबके पास सेम स्पीड हो।
सेम एनर्जी भी नहीं हो सकती, सेम स्पीड, किसी किसी दो के पास सेम हो भी सकती, नहीं भी, सबके पास नहीं होगी। सही है। कुछ इलेक्ट्रॉन के पास जीरो एनर्जी भी होगी, जीरो स्पीड होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन के पास कंपैरेटिवली कम ज़्यादा एनर्जी होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या होता है आगे, इतनी ही बात अब आपको समझनी थी। अब सारे ग्राफ आपके ईजी हैं। तो ग्राफ कैसे बनाना है, जैसे यहाँ पर अभी पोटेंशियल डिफरेंस हमने कर दिया जीरो, टॉगल स्विच लगा के रखा हुआ है। तो टॉगल स्विच को मैं पहले पॉजिटिव कर लेता हूँ। ये आपको इसे करके नहीं दिखाना है बार बार, क्योंकि जब आप वर्किंग लिखेंगे आपको स्विच का समझ में आना चाहिए था कि स्विच से किस तरह से ये काम होता है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को प्लस और माइनस करते हैं। ठीक है, अब हम बोलेंगे, आप समझ लीजिएगा कि हमने टॉगल स्विच का यूज़ किया होगा, तब वो प्लेट P2 प्लस हो गई होगी, फिर माइनस हो गई होगी, और रियोस्टेट की हेल्प से हम उस पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्टेज को कम और ज़्यादा कर पा रहे हैं। ये बात ध्यान रखिए। अब देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमने जीरो कर लिया पोटेंशियल डिफरेंस। जब जीरो किया तो देखा कुछ करंट आ जाती है, कुछ करंट आ गई। इस कुछ करंट से पहले हेडिंग भी देख लीजिए। हेडिंग में क्या है, वेरिएबल इंटेंसिटी लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो वेरिएबल इंटेंसिटी की तो हमने बात ही नहीं करी अभी। वेरिएबल इंटेंसिटी का मतलब हम फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट कर रहे हैं तो याद रखिए, दो बातें याद रखिए कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करना है तो कलर नो चेंज, लाइट का कलर चेंज नहीं करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, हर फोटोन के पास सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी। सही है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के लिए ये काम करना है। यहाँ पर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है और वेरिएबल इंटेंसिटी, चलिए कांस्टेंट इंटेंसिटी करनी है। अगर कांस्टेंट इंटेंसिटी में आपको पावर नो चेंज, पावर को चेंज नहीं करना है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट करनी है, कलर नहीं बदलना। इंटेंसिटी कांस्टेंट करनी है, सही है, तो पावर को चेंज नहीं करना। वोल्टेज, जो वोल्टेज होते हैं 100 वाट 200 वाट, ये जो होता है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि वेरिएबल इंटेंसिटी है, तो वेरिएबल इंटेंसिटी में आप ऐसा अज्यूम कर लीजिए I1 I2 I3। एक 100 वाट का बल्ब है, चलो 100 है, ये 60 वाट का बल्ब है और ये 40 वाट है। 40 वाट 60 वाट 100 वाट, लेकिन तीनों के तीनों हैं किस कलर के, येलो कलर के ले लिए सपोज हमने। इससे कंफ्यूज मत होइए, ये चौक ब्लू नज़र आ रही है आपको, येलो कलर हमने लिया। ब्लू लेना चाहें ब्लू भी ले सकते हैं, फिलहाल येलो ले लिए। येलो कलर के तीनों हैं लेकिन 40 60 और 100 के हैं। सही है। इंटेंसिटी चेंज करने के लिए वोल्टेज को बदलना है, और नहीं चेंज करनी है तो वोल्टेज को नहीं बदलना, यानी कि पावर को नहीं बदलना। और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है तो हमें कलर को नहीं बदलना। फ्रीक्वेंसी बदलेंगे नेक्स्ट ग्राफ में तो कलर चेंज कर देंगे, अलग अलग कलर के 3 बल्ब लेंगे, सबका वोट सेम कर देंगे, पावर सेम कर देंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं ये वाला 40 वाट का बल्ब लगाया। 40 वाट का बल्ब जैसे यहाँ से लगाया हमने, यहाँ पर वो लाइट आ गई, वो लाइट यहाँ गई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आने के बाद इलेक्ट्रॉन का नंबर याद रखिए। 40 वाट आपने भेजा तो सपोज 40 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए 1 सेकंड में, हर सेकंड 40 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अब उन 40 इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जो बिल्कुल गेट पर थे और उनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी बाकी बची थी। उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी थी कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं है इस प्लेट पर कोई उन्हें बुलाए या ना बुलाए। वो उन्होंने देखा खाली रास्ता है, उस एनर्जी को यूज़ करके ये खुद से ही 40 में से मान लीजिए कि 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए प्लेट पे। जैसे 20 इलेक्ट्रॉन प्लेट पर पहुँचेंगे ये माइक्रोमीटर करंट को शो कर देगा, उन 20 इलेक्ट्रॉन की करंट को शो कर देगा। क्यों शो कर देगा? क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू NeAVD। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, करंट आ गई। तो कुछ करंट जीरो पोटेंशियल डिफरेंस में मिल गई, ये करंट है। अब हमें 40 के 40 इलेक्ट्रॉन बुलाने हैं जो बाहर निकले हैं। अभी केवल 20 पहुँचे हैं, समझ गए आप 20 कैसे पहुँचे हैं? खुद से पहुँच गए। उनके पास इतनी एनर्जी है बाहर आने के बाद कि वो प्लेट तक जाने के लिए सक्षम है, पहुँच गए। अब बाकी बचे हैं 20, उन 20 में कंपैरेटिवली पीछे पीछे चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, पर सेकंड नहीं पहुंच पा रहे 20।
स्लो चल रहे हैं, चलते चलते कोई यहाँ तक पहुँचा, एनर्जी खर्च हो गई, ख़त्म हो गई। कोई चल ही नहीं पाया, उसके पास बची ही 0 एनर्जी थी, तो वहीं बैठा हुआ है। अब क्या करेंगे हम, ये टॉगल स्विच का यूज़ करेंगे, P2 को प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद रियोस्टेट की हेल्प से +1 वोल्ट, +2 वोल्ट, +3 वोल्ट ऐसे करेंगे। तो जैसे ही हम पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज़ करेंगे तो वो पॉजिटिव, ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव होते ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगी, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो ये खींचेगी। तो 20 तो खुद से ही पहुंच पा रहे हैं, उनकी करंट आ रही है। बाकी बचे हैं 20, उनको भी बुलाना है सबको, सबकी करंट लेनी है, हमें मैक्सिमम करंट विदड्रॉ करनी है। तो हमने क्या किया, +1 किया। जैसे ही +1 किया, करंट थोड़ी सी बढ़ गई, थोड़ी सी करंट इंक्रीज हो गई। पहले 20 इलेक्ट्रॉन की आ रही थी, अब हो सकता है 5 और इलेक्ट्रॉन आ गए 1 वोल्ट बढ़ाने से प्लस में। पहले तो 0 ही वोल्ट था, खुद से 20 पहुंच रहे थे। 40 निकले 1 सेकंड में, फोटोन आया 40 वॉट वाले, है ना। 1 सेकंड में 40 वॉट, 40 फोटोन आ गए सपोज, 40 इलेक्ट्रॉन को दिया, 40 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, उनमें से 20 पहुँच गए ऊपर, 20 बाकी बचे हैं। तो जैसे ही +1 किया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने थे, पीछे से 5 और उसने खींच लिए, जो बाहर निकले उन्हीं में से। फिर ऐसे करते करते आपने 2 वोल्ट किया, 3 वोल्ट किया, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते गए, बढ़ाते 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 ये सैचुरेट हो गया। कितना भी वोल्टेज आप इंक्रीज करिए, करंट अब इंक्रीज ही नहीं हो रही है, फिक्स हो गई। ये है सैचुरेटेड करंट। क्यों है सैचुरेटेड करंट? क्योंकि अब है ही नहीं उसके पास, 40 ही इलेक्ट्रॉन थे, 40 के 40 आपने बुला लिए, सबकी करंट आ गई, मैक्सिमम नंबर आ गया। ठीक, अब तो आपने बुलाया था, अब इन सबको रोकना है। पहले बुलाना है, अब रोकना है। जब रोकेंगे तो क्या करेंगे, फिर टॉगल स्विच का यूज़ करेंगे, ये इधर उधर कनेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी प्लेट P2। प्लेट P2 जैसे ही नेगेटिव होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करना शुरू कर देगा। जैसे ही फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करना स्टार्ट करेगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं तो निगेटिव डायरेक्शन ऐसे मिलेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन से इलेक्ट्रॉन रुकने लगेंगे। तो निगेटिव में जैसे ही -1 -2 ऐसा होना स्टार्ट होगा तो फोर्स बढ़ेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, कम हो जाएगा नंबर। 0 पोटेंशियल पर 20 इलेक्ट्रॉन ही पहुँचे, माइनस में किया, 20 में से और 5 कम हो गए, फिर और कम हो गए, कम होते 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 इस वोल्टेज पर सारे रुक गए, पूरे 40 के 40 रुक गए। सही है कि 20 तो पहले ही नहीं पहुंच पा रहे थे, 20 को ही रोकना था, बाकी सब रुक गए। तो ये जो वोल्टेज है जिसमें सारे 40 के 40 यहाँ पर रुक गए, इस वोल्टेज को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉप कर देता है सारे इलेक्ट्रॉन को, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऐसा वोल्टेज है कि सारे इलेक्ट्रॉन को रोक दिया, करंट को 0 कर दिया इसने, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका सिंबल है V0, 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 V0 ऐसे कह लीजिए। ये तो 40 वॉट के साथ कहानी थी। अब आगे देखिए, जैसे ही आप लगाओगे 60 वॉट का बल्ब, यहाँ से चेंज कर दिया, 60 वॉट लगा दिया। अब 60 वॉट में क्या होगा, 1 सेकंड में 60 फोटोन जाएंगे, 60 इलेक्ट्रॉन को देंगे, 60 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, सपोज 60 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। 60 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो आप इसमें ध्यान रखिए, नंबर आप फोटोन का इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो, तो क्या किसी एक फोटोन की एनर्जी को इंक्रीज और डिक्रीज कर पा रहे हैं हम? आंसर इज नो, नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक फोटोन के पास एनर्जी कितनी है, h न्यू। न्यू को हम नहीं बदल रहे हैं क्योंकि कलर हम नहीं बदल रहे हैं, येलो ही कलर का बल्ब है, एक फोटोन के पास अभी भी उतनी ही एनर्जी है। यानी कि अभी भी ये कंडीशन है कि 60 इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं उसमें मैक्सिमम एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास यही होगी जो हमने यहाँ पर हिसाब लगाया था, ये फास्ट वाला जो था, जिसने 10 जूल वर्क फंक्शन यूज़ किया और 10 जूल से बाहर आ गया था, वही। सही है, नंबर बढ़ गया इलेक्ट्रॉन का बाहर आने का, लेकिन किसी एक इलेक्ट्रॉन के पास अभी भी मैक्सिमम एनर्जी उतनी ही है जितनी पिछले वाले केस में थी, 40 वॉट के बल्ब के केस में थी। यहाँ भी वही है क्योंकि हमने कलर को नहीं बदला है। अब देखिए उस केस में हमारी जो करंट होगी, क्योंकि अब नंबर इंक्रीज हो गया, पहले 40 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे, अब 60 निकल रहे हैं। फिर से हम अपना ग्राफ स्टार्ट करेंगे, 0 पोटेंशियल डिफरेंस किया, 0 पोटेंशियल डिफरेंस करने के बाद हमने देखा कि खुद से अब की बार नंबर क्योंकि इंक्रीज हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, तो पहले 20 खुद से पहुंच रहे थे, अब पहुंच रहे हैं 30, खुद से 30 पहुंच रहे हैं, नंबर बढ़ गया। तो 0
वोल्टेज पर करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू हाई है, थोड़ी सी हाई है कंपेरेटिवली। फिर आपने प्लस में इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया, जैसे जैसे प्लस में इंक्रीज़ होता गया करंट बढ़ती गई, क्योंकि अब कितने इलेक्ट्रॉन बुलाने हैं, 60 इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं, बढ़ गए ना इलेक्ट्रॉन। अब 60 को बुलाना है तो प्लस में आप धीरे 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 इंक्रीज़ करते जाओगे, पहले 3-4 आएंगे, फिर और आ जाएंगे, फिर और आ जाएंगे, फिर जो बिल्कुल जीरो एनर्जी से बाहर बैठे हैं जंप करके वो सारे भी आ गए। सही है, तो करंट इंक्रीज़ होती गई होती गई, होते 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 सैचुरेट हो गई, सारे 60 के 60 इलेक्ट्रॉन आ गए। 40 वोल्ट में ये सैचुरेटेड करंट है, सपोज 10 एम्पियर, यहाँ पर आ रही है 20 एम्पियर, बढ़ गई करंट। ये तो इजी हो गया। आप पीछे चलिए, पीछे आए आप, माइनस में किया आपने पोटेंशियल डिफरेंस, माइनस में इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया, करते 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 आपने देखा कि इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी वही है जो 40 वोल्ट का था। इससे कंफ्यूज नहीं होना। क्यों है? क्योंकि आपको रोकना किस है, सारे इलेक्ट्रॉन को रोकना है नेगेटिव करके, करंट जीरो करनी है। तो आप चाहते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएं, तो एनर्जी हम किसके हिसाब से लगाएंगे, जिस इलेक्ट्रॉन के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है, जो बिल्कुल डोर के ऊपर था, उसे वर्क फंक्शन यूज़ करना था, बाहर आ गया सीधे जंप करके। जैसे वो जंप करके बाहर आया तो उसके पास जो मैक्सिमम एनर्जी है, अभी भी किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के पास पहले के जैसी ही एनर्जी है, मैक्सिमम 10 ही जूल है, 10 से 11 जूल उसके पास नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने इंटेंसिटी चेंज की है, कलर को चेंज नहीं किया। एक फोटोन के पास 40 वाट वाले केस में भी वही एच न्यू एनर्जी है, तो 60 वाट वाले में भी वही एच न्यू एनर्जी है, सेम एनर्जी है। 20 जूल का जो हमने यहाँ पर एग्जांपल सेट किया हुआ है वही है, नंबर में याद रखिए। इसलिए सबको रोकने के लिए यहाँ पर भी हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा रहता है, सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। चेंज कब आएगा? जब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आया प्लेट से उसके पास एनर्जी और ज़्यादा हो। वो केवल उस केस में होगा जब हम फोटोन बदल देंगे, ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन देंगे। 20 की जगह 25 जूल वाला फोटोन हम भेजेंगे तो वो जाएगा, गेट वाला इलेक्ट्रॉन 10 जूल से बाहर आएगा। वर्क फंक्शन मेटल की प्रॉपर्टी है, फोटोन की प्रॉपर्टी नहीं है। 10 जूल से जंप करेगा, अब उसके पास एनर्जी 15 जूल बचेगी, तो वो इससे भी फास्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो केस पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है, कलर हमने चेंज नहीं किया। तीसरा एग्जांपल देखिए, इसी के अंदर यही ग्राफ बनाना है आपको। 100 वाट का बल्ब लगाया, अब आप समझ गए, अब इजीली आप ड्रॉ कर लोगे। 100 वाट का जैसे ही लगाएंगे तो 1 सेकंड में कितने फोटोन जाएंगे, 100 फोटोन। 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 100 इलेक्ट्रॉन। 100 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या पॉसिबिलिटी है, खुद से अपने आप से पहुंच जाएंगे। 40 वाट वाले केस में 20 इलेक्ट्रॉन खुद से पहुंचे, 60 वाट में 30 खुद से पहुंचे, 100 वाले में सपोज 40 खुद से पहुंच गए, 50 पहुंच गए खुद से। यानी कि 0 वोल्टेज पर करंट की वैल्यू ज़्यादा है, ये करंट है। फिर प्लस में बढ़ाया, सारे 100 के 100 इलेक्ट्रॉन बुलाने अब की बार, तो फिर से आप प्लस करते गए टॉगल एक्शन का यूज़ करके, करंट बढ़ती गई, बढ़ते 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 करंट फिर सैचुरेट हो गई, 100 के 100 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर आपने माइनस में करना स्टार्ट किया, जैसे ही आप माइनस में करते गए, करते 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 आपने देखा इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी वही है। क्यों वही है? क्योंकि कलर हमने चेंज नहीं किया, येलो ही कलर का है। 100 वाट के केस में भी क्या है, 100 फोटोन जा रहे हैं, लेकिन एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, येलो कलर की एनर्जी, एच न्यू। न्यू येलो कलर वाला यूज़ होगा, एच प्लैंक कांस्टेंट पहले से कांस्टेंट है, इसलिए पॉसिबिलिटी वही रहेगी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, जो डोर के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास 10 जूल से एनर्जी ज़्यादा हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि बस एक वही है जो वर्क फंक्शन को यूज़ करके जंप करके बाहर आया और सबसे तेज़ चल रहा है, बाकी कंपैरेटिवली स्लो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो ये ग्राफ था वेरिएबल इंटेंसिटी बट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। अब उल्टा कर देते हैं, अब हम कर देते हैं कांस्टेंट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कांस्टेंट यानी कि वॉट को हम नहीं बदलेंगे और फ्रीक्वेंसी को कर देंगे वेरिएबल। फ्रीक्वेंसी बदलेगी वेरिएबल। ग्राफ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज तो आप अपने वर्ड्स में फिर लिख सकते हो। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि अब फिर से बनाना है। अब आप पूरा खेल समझ गए हैं। अब जो दूसरा केसेस है बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बहुत इजी है। देखिए कैसे बनाना है। अब इंटेंसिटी हमने बदल दी
पहले बदली थी, अब इंटेंसिटी हमारी कांस्टेंट है। ये हमारा सेकंड केस हो गया। इंटेंसिटी अब हम रखेंगे 100 वाट, 100 वाट के बल्ब हम यूज़ करने वाले हैं। इंटेंसिटी हमारी कांस्टेंट हो गई, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारी ν1, ν2, ν3। तो एक कर लिया हमने येलो, एक कर लिया हमने विबज्योर पैटर्न है, तो एक लिया येलो, एक ले लेते हैं ग्रीन और एक ले लेंगे वॉयलेट कलर। येलो, ग्रीन, वॉयलेट, येलो, ग्रीन और वॉयलेट। अब ध्यान से देखिएगा तीनों में ग्राफ कैसे बनाना है। अब की बार आपका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। सबसे पहले येलो के लिए बनाते हैं, तो इंडिविजुअल 100 वाट का आपने बल्ब लगाया, सौ फोटोन गए, 100 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। ओके, जब ये 100 इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो अब जो आप फोटोन भेज रहे हो वो भेज रहे हो आप येलो कलर का। येलो कलर वाले फोटोन के पास सपोज एनर्जी है 20 जूल, यही एग्जांपल पकड़ लीजिए 20 जूल। तो पूरा वही का वही है, ज़ीरो पोटेंशियल पर 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचे, फिर आपने प्लस में इंक्रीज करते गए, करंट बढ़ गई, फिर करंट सैचुरेट हो गई, फिर आप निगेटिव में पीछे आए, आते 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 पोटेंशियल आ गया, ये पोटेंशियल मिला, स्टॉपिंग पोटेंशियल, सारे जो है आपके इलेक्ट्रॉन रुक गए। ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर येलो कलर, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर येलो कलर। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब आपने लगाया ग्रीन कलर का बल्ब, चेंज कर दिया, ग्रीन कलर का 100 वाट का लगाया। जैसे ग्रीन आपने लगाया तो ग्रीन की फ्रीक्वेंसी येलो से ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, एक फोटोन के पास अब 20 जूल एनर्जी नहीं है, अब ज़्यादा एनर्जी है 20 से, अब इसके पास 25 जूल एनर्जी है, 25 जूल। नंबर में ध्यान रखिए, लेकिन प्लेट तो वही है, प्लेट तो चेंज नहीं है। अगर प्लेट चेंज नहीं हुई है तो वर्क फंक्शन चेंज नहीं हुआ है। वर्क फंक्शन प्लेट की, जिस सरफेस के ऊपर रेडिएशन जा रहे हैं, है ना, लाइट आप भेज रहे हैं, फोटोन गिरा रहे हैं, आप इंसिडेंट करा रहे हैं, वो प्लेट अगर चेंज नहीं हो रही है तो वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा, वो अभी भी वही है 10 का 10 जूल जो पहले था। लेकिन फोटोन के पास आपने ज़्यादा एनर्जी वाला भेजा, 25 जूल वाला गया, उसने जाके एनर्जी दी प्लेट को, तो जो गेट पर बैठा इलेक्ट्रॉन है अब वो जंप करके जैसे ही बाहर आएगा 10 जूल से यूज़ करेगा, और उसके पास जो रिमेनिंग एनर्जी बचेगी वो बचेगी अब 10 जूल नहीं बचेगी, अब वो 10 से बढ़ के इसके पास 15 हो जाएगी, यानी कि ये और फास्ट मूव कर रहा होगा। जब ये और फास्ट मूव करेगा, और फास्ट मूव करेगा तो क्या होगा, हमें जब रोकना होगा उसको तो ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। पिछले केस में हमें कम एनर्जी से हमारा काम चल गया था, तो पिछले केस में हमारा काम 10 जूल से चल गया था, 10 जूल बाकी बच रही थी सारे केसेस में, तो उस केस में हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम हो रहे थे। लेकिन अब की बार क्या हो गया, हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू को अब थोड़ा सा और नेगेटिव में बढ़ाना पड़ेगा। तो जब हम ग्रीन कलर का बल्ब लगाएंगे 100 वाट का, तो उस केस में जो हमारी सबसे पहले तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है जो आप देख रहे हैं, 0 वोल्टेज पर आने वाली करंट, ये भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, मान लीजिए इतनी है। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि अब की बार 100 फोटोन गए, 100 फोटोन ने 100 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, है ना, यही एज्यूम कर रहे हैं हम। 100 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो जो 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं उसमें से ग्रीन कलर लगाने से, तो जो 100 फोटोन अब की बार ग्रीन कलर के गए हैं उनके पास एक एक फोटोन के पास ज़्यादा एनर्जी है। अगर ज़्यादा एनर्जी है तो अब की बार जो चांसेस होंगे वो इलेक्ट्रॉन के चांसेस बढ़ जाएंगे पहले के केस में, कि वो खुद से इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी हो। आप देख सकते हो सबसे तेज चलने वाले के पास भी अब और ज़्यादा एनर्जी है, 15 जूल एनर्जी उसके पास बाकी बच रही है, तो बाकी इलेक्ट्रॉन के पास भी कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो इसमें ये केस पॉसिबल होगा कि पहले अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स में से, जैसे हमने एज्यूम किया था कि 50 इलेक्ट्रॉन्स खुद से पहुँच रहे हैं, तो अब की बार हो सकता है 60 खुद से पहुँच रहे हैं। 60, पहले 50 पहुँचे, उनकी करंट आई, अब 60 आ रहे हैं,
है ना, I इज इक्वल टू NABD। अगर 60 है करंट बढ़ गई, फिर आपने प्लस में पोटेंशियल इंक्रीज करना स्टार्ट किया, करंट और बढ़ गई और बढ़ गई, और बढ़ते बढ़ते ये करंट बढ़ते बढ़ते ये ऐसे सैचुरेट हो गई, इसी में मिक्स हो गई। क्यों मिक्स हो गई? क्योंकि है ही 100 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन की करंट पूरी हो गई, ये आ गई। सैचुरेटेड करंट दोनों कलर की लाइट के लिए सेम हो गई, सेम हो गई, करंट सेम हो गई फोटो इलेक्ट्रिक। लेकिन जब पीछे आओगे निगेटिव में बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते बढ़ाते सबको रोकना है, करंट को कम करना, जीरो करना है, तो पोटेंशियल अगर पहले माइनस में 4 वोल्ट था तो 4 वोल्ट से इस बार काम नहीं चलेगा, बढ़ाना पड़ेगा माइनस में। अब की बार वो ज़्यादा होगा, -6 -7 कुछ भी हो सकता है। तो ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ग्रीन कलर, बढ़ गया। इसी तरह और देखिए तीसरा, थर्ड केस में क्या है, वॉयलेट कलर का बल्ब है, 100 वाट का है, 1 सेकंड में 100 फोटॉन गए, 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। उन 100 में से आपके बार चांसेस और भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक फोटॉन की एनर्जी आपके बार 25 नहीं, सपोज 30 जूल है। अगर 30 जूल है, प्लेट वही है, 10 जूल से बाहर निकला, 20 जूल उसके पास अभी बाकी बचेगी। जो सबसे गेट वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास 20 जूल बाकी बचेगी, वो और फास्ट हो जाएगा। उसे रोकने के लिए हमें नेगेटिव में और भी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि 1 सेकंड में 100 ही इलेक्ट्रॉन निकल पा रहे हैं, इसलिए सैचुरेटेड करंट भी जो है वॉयलेट कलर के लिए वो सेम रहेगी, लेकिन 0 वोल्टेज पर आने वाली करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और फिर बहुत जल्दी ये सैचुरेट हो जाएगी। और जब आप इसे पीछे लेकर के आएंगे तो ये ऐसे यहाँ पर इसका पोटेंशियल आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो वॉयलेट कलर के लिए है। तो जब फ्रीक्वेंसी वेरिएबल करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलते चले जाते हैं, सैचुरेटेड करंट सेम हो जाती है। और जब उल्टा कर रहे थे तो क्या हो रहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था लेकिन सैचुरेटेड करंट वेरी कर रही थी। तो ये है लिनार्ड एंड हॉलवेज एक्सपेरिमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।